ट्रायथलॉन होता क्या है? साइकिलिंग शुरू करेंगे एंड दैट साइकिलिंग इज 180 किलोमीटर एंड वेयर योर रनिंग शूज एंड आप फिर भागने निकल जाते हैं। उसमें आपको 42 किलोमीटर्स की फुल मैराथन करनी होती है और इसका एक आउटर लिमिट होता है तकरीबन 17 घंटे। पर द फोर्थ एलिमेंट, अपने फर्स्ट रनिंग शूज़ खरीदे जब मेरी शादी हुई तो हमने सोचा ये कौन अकेला साइकिलिस्ट आ रहा है। पहले हमने सोचा मोटरसाइकिलिस्ट था, पास आ रहा है तो पता चला कि तो अरे मोटरसाइकिल नहीं, ये तो साइकिल है। साइकिल पर एक जना आ रहा था एंड व्हेन दैट पर्सन केम क्लोजर टू अस, हमने देखा वो आदमी नहीं औरत थी। मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ, यू नो दैट लेडी ट्रूली वाज माय इंस्पिरेशन। आपकी स्टोरी थी जो न्यूज़पेपर में छपी थी, तो उसको पढ़ करके किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने रनिंग शुरू की थी एट द एज ऑफ 56 एंड देन शी टोल्ड मी कि ये मुझे कहाँ से मिला है। आई रेड द स्टोरी अबाउट अंजू खोसला। द वेव्स वर सो स्ट्रॉन्ग कि आपको लग रहा था कि आपको किसी ने एक वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दी है। मैंने कभी 10 अंडे नहीं खाए हैं दिन में। आपका जो बॉडी वेट है उसके 3 टाइम्स लोड आपके नी पर आता है। 6-7 घंटे हो गए थे बीइंग इनटू द इवेंट एंड उस टाइम पर आई हैड एन एक्सीडेंट। तो अब मैं जब 60 साल की होंगी तो मैंने डिसाइड करा है कि एक बारी और मैं अटेम्प्ट ज़रूर करूँगी। आमतौर पे कोई भी मुकाबला जीत के लिए खेला जाता है, लेकिन कुछ मुकाबले ऐसे भी होते हैं जिसे पूरा करना ही अपने आप में एक जीत होती है। ऐसा ही एक मुकाबला है ट्रायथलॉन, क्योंकि ये बहुत ही कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे टफेस्ट वन डे इवेंट है और इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है, खासकर किसी महिला के लिए, वो भी 50 साल की उम्र के बाद। और अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो हम सब के लिए एक एग्जाम्पल है, हम सब के लिए एक प्रेरणा है। आज की हमारी ऐसी ही खास गेस्ट हैं अंजू खोसला। अंजू जी ने 52 साल की उम्र में इस कंपटीशन को पूरा किया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा किया। आज वो हम सब के लिए एक मिसाल हैं। आज वो हमें बताएंगे कि अगर आप अपनी सेहत को लेकर के थोड़े से भी सजग हैं, आप फिटनेस का ध्यान रखते हैं, तो इससे बड़ी नेमत आपके लिए कुछ भी नहीं है। जी मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि ट्रायथलॉन होता क्या है? बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इस बारे में। बिल्कुल सही सवाल, बिकॉज ट्रायथलॉन इज़ अ अनयूजुअल इवेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर कम लोग करते हैं और जब मैंने किया था तब तो बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने इसको अटेम्प्ट भी किया हुआ था। आपने किया था 2018 के आसपास? 2018 में किया था। ट्रायथलॉन बेसिकली 3 स्पोर्ट्स का इवेंट होता है, जिसमें स्विमिंग होती है, उसके बाद साइकिलिंग होती है और उसके बाद रनिंग होती है। और आपको ये तीनों एक के बाद एक इमीडिएटली करने होते हैं। इसका आउटर लिमिट होता है। अलग अलग डिस्टेंस के ट्रायथलॉन होते हैं, बट जो मैंने किया था इट इज़ कॉल्ड आयरन मैन। इट इज़ अ ब्रांड, आयरन मैन। उनका आयरन मैन डिस्टेंस होता है जिसमें हमें 3.8 किलोमीटर्स तैरना होता है। उसके बाद आप पानी से बाहर निकलेंगे, आपकी साइकिल वहाँ पर रैक्स पर रखी हुई है। आप अपनी साइकिल उतारेंगे, अपनी जूते पहनेंगे और आप इमीडिएटली साइकिलिंग शुरू करेंगे एंड दैट साइकिलिंग इज़ 180 किलोमीटर। ओह माय गॉड। एंड उसको ख़त्म करते ही जितनी भी आप में जान है, आप वापस आते हैं, चेंज योर शूज़ अगेन एंड वेयर योर रनिंग शूज़ एंड आप फिर भागने निकल जाते हैं। उसमें आपको 42 किलोमीटर्स की फुल मैराथन करनी होती है और इसका एक आउटर लिमिट होता है तकरीबन 17 घंटे। सो इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिंगल डे इवेंट्स। मतलब कि और भी बहुत इंड्योरेंस के अलग तरह के इवेंट्स भी होते हैं। माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लो, दैट इज़ ऑल्सो इंड्योरेंस, बट इन वन डे टू डू दिस इवेंट इज़ कंसिडर्ड वेरी वेरी टफ। और मैंने 2018 में किया था। उस टाइम मैं 52 इयर्स की थी, जैसे आपने बोला, एंड आई टुक 15 hours and 54 minutes टू कंप्लीट इट। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा टाइम माना जाएगा इसको, इस इवेंट के लिए। वेल, एज आपने बिगनिंग में बोला, कंप्लीट करना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। सो जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं वो उनकी तो मतलब दे आर लिटरली फ्रॉम अनदर प्लैनेट, आप समझ लीजिए, राइट। उनकी वो 9 घंटे में, 8.5-9 घंटे में जो फर्स्ट आता है वो करता है। बट जो एमेच्योर्स होते हैं, जिसमें हम ज़्यादातर हम सब लोग एमेच्योर्स ही माने जाएंगे, तो इसलिए उसका कट ऑफ 17 hours तक माना जाता है। सो ये इवेंट थी जो आयरन मैन ट्रायथलॉन थी।
और इसके अलग डिस्टेंसेस भी होते हैं. एक 70.3 माना जाता है डिस्टेंस, वो इसका आधा होता है. तो ये जो आपका स्विमिंग होता है ये रनिंग वाटर में होता है? तो जो स्विमिंग होता है जनरली सी में होता है. तो आपको सॉल्ट वाटर में तैरना होता है. वहाँ जेलीफिश भी होगी, वहाँ नमक भी होगा. एंड अगर आप थोड़ा सा भी पानी मुंह में ले लेंगे तो आप समझ सकते हो, जब आपको पानी से बाहर निकलते हो, आप साइकिल पर बैठते हो और आपको साइकिलिंग करनी पड़ती है, उस टाइम पर बहुत लोगों को डिस्ट्रेस हो जाता है बिकॉज ऑफ द सॉल्ट वाटर. वेव्स की अलग बात है. एग्जैक्टली राइट, मेरा कंसर्न था कि कभी कोई ऐसी मिसहैप हुआ किसी और के साथ, जरूरी नहीं है कि आपके सुनने साथ. में आता है, वेरी फ्रैंकली सुनने में आता है. इसीलिए मुझे लगता है कि हमें कोई भी चीज़ अगर हम करें तो उसको अच्छी तरह से हमें सोच समझ कर प्रिपेयर करके करना है. जस्ट बिकॉज दाएं वाला आदमी या बाएं वाला आदमी कर रहा है, ऐसा डजंट मीन दैट एवरीवन शुड गेट इनटू इट. यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस इवेंट. और जब मैंने भी किया था, मुझे ऑलमोस्ट 1 साल लगा था इसको प्रिपेयर करने के लिए. बिकॉज फिटनेस को आप सिर्फ आहिस्ता 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 आगे बढ़ा सकते हो. आप थोड़ा सा ज़्यादा अगर करोगे तो आप अपने बॉडी पर इंजरी करोगे. सो यू हैव टू डू इट वेरी ग्रेजुअली. फिटनेस, ओपन वाटर स्विमिंग की एक्सपीरियंस चाहिए होता है. तो मैं गोवा में कैंप्स के लिए जाती थी, स्विमिंग कैंप्स के लिए जाती थी. 2-4 दिन चले गए, हफ्ता चले गए, वहाँ कैंप्स होते हैं. छोटा स्विमिथॉन पहले पार्टिसिपेट कर लिया गोवा में, जिसमें थोड़ा एटलीस्ट एक्सपीरियंस आ जाए टू बी एबल टू हैंडल द सी वाटर. तो एक्चुअली स्विमिंग इवन दो इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ ट्रायथलॉन, और टाइम वाइज देखा जाए तो बहुत छोटा परसेंटेज होता है. बिकॉज इसमें आउटर लिमिट ही होता है तकरीबन 2 घंटे से ऊपर का, राइट, ओवरऑल 17 आवर्स में. सो बट इट इज़ very difficult for many people because of the swimming in the open water experience जो लोगों को नहीं होता है. So उसके बाद cycling is the biggest part of the event. उसमें 8-9 घंटे लग जाते हैं लोगों को, और उसके बाद रनिंग. बट ट्रायथलॉन में मैं हर समय मानती हूँ स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग तो होता ही है, पर द 4th एलिमेंट इज अ न्यूट्रिशन एलिमेंट. राइट. बिकॉज आप जब आप एंड्योरेंस इवेंट कर रहे हो तो आपकी बॉडी नीड्स ऑल द एनर्जी फॉर द मसल्स टू वर्क. तो डाइजेशन पर जो आपका ब्लड फ्लो होता है, कुदरत है, यू नो हाउ गॉड हैज मेड आवर बॉडीज वी डोंट नो, बट डाइजेशन के लिए एनर्जी कम होती है बिकॉज द एनर्जी इज गोइंग टू द मसल्स फॉर द एक्सरसाइज. तो आप जब भी एंड्योरेंस में हो, इस कोई एक्टिविटी में हो जो 2 घंटे से ऊपर होती है, तो आपको बहुत ही नपातुला खाना खाना होता है. सो वो चीज़ भी सीखना, आपकी बॉडी को कैसे ट्रेन करना टू बी एबल टू गेट द बेस्ट एनर्जी आउट ऑफ द छोटे छोटी चीज़ें. आप चाहे खजूर खाओ या थोड़ा सा कोई एनर्जी बार ले लो, बट दैट न्यूट्रिशन एलिमेंट इज़ इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द मेंटल स्ट्रेंथ. बिकॉज फिजिकली तो हर आदमी आप ट्रेन कर सकते अपने बॉडी को, जिम जाकर, लॉन्ग डिस्टेंस कर आप ट्रेन कर सकते हो. बट उस टाइम पर जब आप इवेंट ऐसे लंबी कर रहे हो ना, उस टाइम पर टू कीप योर माइंड अंडर कंट्रोल इज वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज हर समय आपका माइंड आपको बोल रहा है मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, यू नो मैं अपने ऊपर ये ट्रबल क्यों ले रही हूँ, क्या ज़रूरत है ना, एक मेडल ही तो मिलना है, क्या फ़र्क पड़ता है, उसके लिए इतना सैक्रिफाइस करना. राइट. कहते हैं ना कि आपका दिल और दिमाग 2 अलग डायरेक्शन में चल रहा होता है. दैट इज ट्रू, वेरी ट्रू. क्योंकि दिल आपको कई बार लगता होगा कि नहीं मुझे करना है, फिर लगता है क्या ऐसा क्या अचीव हो जाएगा. और पर्टिकुलरली जो कि हमने शुरुआत में कहा था कि हम लोग की एक इंडियन माइंडसेट है जिसमें लोगों को लगता है कि अब आप जैसे आप थोड़ा एज होने लगते हैं, 45-50 के होते हैं, अब इस एज में करने की क्या जरूरत है, ये नॉर्मल. जब आप कहीं भी जाएंगे तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं. तो ऐसी कुछ चीजें आपने भी फेस की होंगी जब आपने कहा होगा अपने फैमिली के साथ या फिर अपने सर्कल में अपने दोस्तों के साथ शेयर किया होगा कि आई वांट टू डू दिस. तो क्या रिस्पॉन्स था लोगों का? एक तरीके से आई वाज लकी. तो मुझे फैमिली की ऑपोजिशन नहीं थी, बिकॉज माई फैमिली इज ऑल इनटू स्पोर्ट्स. तो उनको वो उन्होंने सब लोग, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, एवरीवन इनकरेज्ड कि कुछ करना है, ठीक है, थोड़ा सा पागलपन लगता है इसमें, बट करो, यू नो, गो आफ्टर इट काइंड ऑफ अ थिंग. तो फैमिली की तरफ से आई गॉट फुल सपोर्ट, आई मस्ट, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल आई गॉट दैट. हाँ, अगर आप कहीं भी सोशली जाओ तो बहुत सारे लोग बोलेंगे
जरूरत क्या है? क्या ज़रूरत है? एक तो अब आप जब एक ट्रेन कर रहे होते हो, आपको अपनी दिनचर्या, अपनी रूटीन बहुत रेगुलेट करनी होती है। तो अगर संडे मॉर्निंग को मेरी बहुत लंबी राइड होती है ट्रेनिंग के लिए, तो सैटरडे को हम बाहर नहीं जाते हैं। यू नो, वीक डेज में जल्दी सोना होता है, बिकॉज एवरी मॉर्निंग दिल्ली जैसी जगह में तो गर्मी के मौसम में ट्रेन करना इतना मुश्किल होता है। रोड पर साइकिलिंग करनी तो ट्रैफिक भी शुरू हो जाता है। सो यू हैव टू गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू डू योर ट्रेनिंग, और हर दिन एक साल के लिए करना। तो सोशल लाइफ थोड़ी सी इफेक्ट हो जाती है। सो फ्रेंड्स बोलते हैं क्या बात है, क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है। कोई ना कोई इंसिडेंट, कोई ना कोई ज़रूर बोलेगा कि आप अपने बॉडी को हार्म कर रहे हो, आप किसी के प्रेशर में आके तो नहीं कर रहे हो, आपके हस्बैंड ने तो नहीं बोला आपको करने के लिए। आई हैड टू ऑलवेज जस्टिफाई दैट दिस इज माय मैडनेस, दिस इज नॉट माय हस्बैंड्स मैडनेस, राइट। तो जब आप ये पूरा अपना ट्रायथलॉन पूरा करके आए, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स था लोगों का? वेल, एक तो सरप्राइज एलिमेंट, बिकॉज एक्चुअली जब मैं कर रही थी, आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल इवन अंडरस्टूड मैं क्या कर रही थी, राइट। अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, अब तो फिर भी थोड़ा सा पहले की कंपैरेटिव आप देखेंगे थोड़ा लोग अवेयर हैं, बट उस टाइम पे एग्जैक्टली 6 साल पहले तो फ्रेंड्स को इतना समझ नहीं थी कि ये होता क्या है। मतलब ये ज़रूर पता था कि मैं साइकिलिंग कर रही हूँ, स्विमिंग कर रही हूँ, रनिंग कर रही हूँ, बट दे कुड नॉट फैथम के क्या डिस्टेंसेस हैं और कितना टाइम लगता है। तो नेचुरली जब ख़त्म करा तो इट वाज लाइक अ बिग सेलिब्रेशन कि यू नो एट दिस एज यू हैव मैनेज्ड टू फिनिश। और उस वक्त कौन कौन थे आपके साथ वहाँ पर इवेंट? जब मैं इवेंट के लिए गई थी तो मेरी फैमिली थी, मेरे 2 सन्स हैं, 2 लड़के हैं, वो थे, हस्बैंड तो थे ही, एंड देन मेरे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ थे, मेरे कोई फ्रेंड्स थे जो कि यूरोप में ट्रैवल कर रहे थे। तो उन्होंने जब पता चला कि इस डेट पर मेरा इवेंट है ऑस्ट्रिया में, तो वो जर्मनी से आए। तो एक्चुअली इट वाज मतलब कि 10-12 लोग थे जो बहुत क्लोज थे, जो वहाँ पर पूरे दिन बैठे थे चेयर करने के लिए। बट वो पूरे दिन बैठे थे, बट उनको तो मतलब मैक्सिमम मैं 1-2 मिनट मिली होंगी, बिकॉज स्विम कर रहे हो, फिर साइकिलिंग आपकी कहीं और हो रही है। हाँ, रनिंग के कोर्स पर थोड़ा सा। और ये जैसे आपने बताया कि स्विम करके फिर आप जाते हैं साइकिलिंग के लिए, या साइकिलिंग से आप रनिंग की तरफ जाते हैं, तो कितना ड्यूरेशन मिलता है बीच में चेंज करने के लिए, या आप अपने जो भी स्टार्ट सो एक्चुअली जो क्लॉक आपकी शुरू होती है जब आप पानी में घुसते हो, और जब आप फिनिश लाइन रनिंग आप 42 खत्म करते हो तब खत्म होती है, द क्लॉक स्टॉप्स देन। बीच में आप अगर 5 मिनट के रुको, 10 मिनट के लिए रुको, आप साइकिल से उतर के बैठ जाओ क्योंकि आप थके हो, उसमें कोई बंदिश नहीं है। बट हाँ, आपकी वो जो टिक 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 घड़ी चल रही है, एंड यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू सेव टाइम, बिकॉज आपको ये नहीं पता है कि आगे जाकर क्या होगा। यू नो, फ्लैट साइकिलिंग के टाइम आपका पंक्चर हो जाए, वो भी आपको अपने आप टायर बदलना होता है, ठीक है, आपकी चेन निकल जाए, आपको अपने आप, यू कैन नॉट टेक सपोर्ट फ्रॉम एनीबडी एल्स, राइट। सो इट इज, हाँ, तो मतलब कि कोई 1-2 पॉइंट्स पे कोई मैकेनिक्स होते हैं, बट जब आप सोचो कि 2500 लोग कोर्स पर हैं, तो आपका क्या चांस है कि वो मैकेनिक आपके पास होगा, एंड प्लस आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। सो मुझे ये सब सीखना पड़ा था, विच वॉज क्वाइट एन एक्सपीरियंस फॉर मी, कि भी अपनी साइकिल को पूरा टायर कैसे बदला जाए, हवा भरी जाए, पंक्चर हो जाए क्या करा जाए, डीरेलर खराब हो जाए उसको कैसे करना है। सो ये सब, दिस वाज पार्ट ऑफ द जर्नी विच वाज इंटरेस्टिंग, राइट। सो ट्रायथलॉन तो बहुत बाद में आपने सोचा करने के लिए, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं आप फिटनेस को लेकर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अवेयरनेस रही होगी, या फिर आप, मुझे लगता है देखने से भी या समझ में भी आता है कि ट्रायथलॉन हर कोई नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं आपका जो एक रुझान रहा होगा फिटनेस की तरफ। तो क्या बचपन से ही आप ऐसे थे, या फिर बचपन में? वेरी फ्रैंकली बचपन से तो नहीं। माय फादर वाज इन द आर्मी, तो ज़रूर एक आर्मी लाइफ में ना सब स्पोर्ट्स होता है। यू सी, आई यूज्ड टू सी माय फादर प्ले टेनिस, प्ले गोल्फ, तो थोड़ा सा ओरिएंटेशन हो जाता है। बट आई वाज नेवर कि आई वाज नॉट इनटू एथलेटिक्स। जब मैं स्कूल में थी, मैंने अपने फर्स्ट रनिंग शूज खरीदे जब मेरी शादी हुई। क्या बात है, सीरियसली आपकी शादी का गिफ्ट था रनिंग शूज? आप सोच लीजिए गिफ्ट था क्या था उस टाइम। तो इट डिडंट सीम लाइक अ गिफ्ट। आई हैड गॉन टू गोवा फॉर माय हनीमून विद माय हस्बैंड, एंड हम वहाँ पहुंचे, एंड माय हस्बैंड सेज
चलो जूते निकालो, भागने चलते हैं। सो आई सेड भागने चलते हैं मतलब कि मेरे पास चूड़ा पहना हुआ था, ऑल माई गुड क्लोथ्स। आई सेड आई डोंट हैव एनी रनिंग शूज। तो फिर मुझे अभी भी याद है, ये तो बहुत पहले की बात होगी, 1990. Oh I God. got married, 34 years back. So then I remember we went to the local Panjim में बाटा की दुकान, वहाँ जो फ्लीट्स वाइट कलर के जूते वो खरीदे, उसमें एक येलो लेस बहुत बांधी। गुस्सा आया होगा कि ये कौन सा time गिफ्ट पर- होता है भाई। उस टाइम पर तो आई कुड Husband नॉट से तो आप अंडरस्टैंड। उस टाइम हम कुछ यू कुड इवन से मच हाँ, कि चलो कर लेते हैं, बट थोड़ा हाँ, सा आप भाग ये लेते एक्सपेक्ट भी हैं। नहीं कर रहे होंगे ना कि मुझे That ये is वाले right. शूज So मिलेंगे। that was the start of my sports. And actually मेरे जो फैमिली है they are much into sports. तो मतलब कि my brother-in-law and my husband every Sunday used to go for a run. तो मैं भी चली जाती थी उस टाइम पर। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी with little bit of running. फिर दिल्ली में तो मैराथन्स होती हैं, हाफ मैराथन्स होती हैं, एयरटेल की मैराथन, उसमें पार्ट लिया। स्लोली साइकिलिंग में आए फिर हम। और फिर आई थिंक कहीं पर सुना हमने कि भाई ये कोई ट्रायथलॉन नाम की चीज़ होती है। उस टाइम तक किसी ने सुना भी नहीं था, दिल्ली में कोई ट्रायथलॉन्स नहीं होती। आजकल तो दिल्ली में भी लोग स्विमिंग पूल एंड स्विमिंग करके और बाहर ट्रायथलॉन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बट दैट टाइम पर नोबडी हैड हर्ड ऑफ ट्रायथलॉन्स। तो बस कहीं ना कहीं कोई ग्रुप ने शुरू करी थी दिल्ली में कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रायथलॉन। उस टाइम पर इन माई सेट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स मुझे तैरना ज़रूर आता था, मतलब आई कुड स्विम टू सेव माई लाइफ। ज़्यादा नहीं, कंपेटिटिव नहीं, पर हाँ मतलब स्विम कर सकते हैं। तो फिर मैंने पार्ट लिया था फॉर द फर्स्ट टाइम। अब तो हुए होंगे 15 साल पहले। आई मस्ट हैव टेकन पार्ट इन द शॉर्ट डिस्टेंस छोटी ट्रायथलॉन से, और फिर ऐसे शुरू हुई थी जर्नी। राइट। तो ट्रायथलॉन ही क्यों? क्योंकि आप ये तो बताया कि आप कहीं ना कहीं शादी के बाद से स्पोर्ट्स में या कुछ फिजिकल एक्टिविटी उसमें आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गए थे। तो फिर ये जो होता है ना कि कुछ करना है, अलग करना है, तो क्या रीजन था उसके पीछे? तो कोई यही story आपने थी? बोला जैसे कि चैलेंज, यू वांट टू चैलेंज योरसेल्फ टू डू समथिंग जो कि लगता है इट्स बियॉन्ड योर लिमिट्स। एग्जैक्टली। सो मुझे अभी भी याद है, आई थिंक इट वाज द ईयर 2010 या इट वाज 2010। हम एक सेट ऑफ फ्रेंड्स साइकिलिंग जा रहे थे मनाली से ले। मनाली से ले इज़ अबाउट 450 किलोमीटर्स, एंड जो नहीं गया है इट इज़ अ मस्ट डू रोड जर्नी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल मतलब कि सुनसान, कोई वहाँ टाउन्स नहीं आते हैं, आपको सिर्फ सुंदर पहाड़ दिखते हैं, नेचर एट इट्स वेरी बेस्ट। तो हम साइकिलिंग कर रहे थे एंड वी वर 10 of us दैट टाइम, आई रिमेंबर अपना। और हमारे पास सपोर्ट व्हीकल थी जिसमें हम खाना लेके जा रहे थे, टेंट्स थे रहने के लिए, बिकॉज एक दिन में तो आप 450 किलोमीटर कर नहीं सकते, स्पेशली ऑल्टीट्यूड में तो मैक्सिमम 50-60 किलोमीटर्स हम एक दिन में करते थे। हमें 10 दिन पहुंचने में लगे थे फ्रॉम मनाली टू ले। रास्ते में एक एरिया आता है, इट्स कॉल्ड द मोरी प्लेन्स। तो इट्स लाइक अ डेजर्ट, बिल्कुल फ्लैट डेजर्ट जैसे, और आपको मतलब ऑलमोस्ट लाइक 15 किलोमीटर आगे दिख सकता है रोड। इट इज़ एब्सोल्युटली एन अमेजिंग सीन। और हम जब साइकिल कर रहे थे एज अ ग्रुप, उस टाइम पर एक आगे से साइकिलिस्ट दिखा आ रहा था। तो हमने सोचा ये कौन अकेला साइकिलिस्ट आ रहा है। पहले हमने सोचा मोटरसाइकिलिस्ट था, पास आ रहा है, तो पता चला कि तो अरे मोटरसाइकिल नहीं है, तो साइकिल है। साइकिल पर एक जना आ रहा था, एंड व्हेन दैट पर्सन केम क्लोजर टू अस, हमने देखा वो आदमी नहीं औरत थी, वो भी इतनी सुनसान जगह में। एब्सोल्युटली अकेले साइकिल करती आ रही है। तो हम रुके, पहले तो हम हैरान कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि को वहाँ पर तो मतलब कि आप को ट्रैफिक ही नहीं दिखता है, गाड़ियाँ नहीं दिखती, आर्मी की थोड़ी सी कॉन्वॉय कभी कभी दिख जाती है, यू डोंट सी प्राइवेट व्हीकल्स। और ये साइकिलिस्ट आई एंड अकेली वुमन। सो वी स्टॉप, बिकॉज हमने सोचा उधर तो पानी कैरी करना, पानी मिलना इतनी बड़ी चीज़ होती है। तो हमने उसको रोका, हमने बोला आप कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, पानी चाहिए, कुछ खाना चाहिए, हमारे से ले लो। सो तब उसने बोला मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ और मैं ये रेकी कर रही हूँ मनाली से लेके, और फिर मैं जाकर एक ग्रुप को लाऊंगी यहाँ साइकिलिंग के लिए, क्योंकि ये इतनी सुंदर जगह है। एंड तब मैंने आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया से लोग आ रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठ के मिस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो नहीं गए। और उस टाइम पर मैंने सोचा कि यू नो दैट लेडी ट्रूली वाज माय इंस्पिरेशन। और मैं ये एक्चुअली बिलीव करती हूँ कि आपको जो इंस्पिरेशन होती है ना, आप
आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आ रही है। कौन सा व्यक्ति आपको इंस्पायर कर सकता है. इट डजंट हैव टू बी कि जो आपके ओलंपिक कोई ओलंपिक रनर होगा वो आपको Of मोटिवेट course, करेगा वहाँ या तो इंस्पायर इनफैक्ट आप जब करेगा. देखें उसके बाद लगता है कि ये तो हम तो वहां तक पहुंच जो नहीं सकते। जो साधारण लोग होते हैं उनमें से ही कोई आपको इंस्पायर करता है. सो दिस लेडी आई स्टिल बिलीव, मुझे नाम नहीं पता, उसका नंबर नहीं पता, बट आई स्टिल रिमेंबर हर एज बीइंग माय इंस्पिरेशन टू गेट इनटू अ चैलेंजिंग स्पोर्ट. तो तब मैंने सोचा कि अब मैं भी कुछ अलग करूंगी. बहुत भाग लिया, साइकिलिंग कर ली ग्रुप्स के साथ, मजे और फिर में. जब आपने अब इसे मुझे कंप्लीट कुछ किया तो फिर आप खुद लिमिट बहुत को सारे टेस्ट लोगों के लिए करना जो है इंस्पिरेशन बनी होंगी। और इनफैक्ट मैं खुद एक आपके साथ एक किस्सा यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि आपकी स्टोरी थी जो न्यूज़पेपर में छपी थी, तो उसको पढ़ करके किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने रनिंग शुरू की थी एट द एज ऑफ 56 एंड देन शी टोल्ड मी कि ये मुझे कहाँ से मिला है. आई रेड द स्टोरी अबाउट अंजू खोसला. That is amazing. So that is that again, that yeah. is really heartening to know. In 2022 जो मैं इंस्टेंस आपको बताना चाह रही थी, 2022 में हमने आयरनमैन बार्सिलोना में रजिस्टर किया, ये सोचते कि हम पूरी फैमिली करेंगे, बिकॉज ये एक्चुअली एक अजूबा होता अगर पूरी फैमिली कंप्लीट करती. बट हुआ ऐसे कि उस दिन सी स्विम थी और मतलब कि द वेव्स वर सो स्ट्रॉन्ग कि आपको लग रहा था कि आपको किसी ने एक वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिया है. आप स्विम कर रहे हो पर आप मूव नहीं कर रहे हो और आप ऊपर नीचे मतलब वेव्स के साथ यू वर बीइंग थ्रोन. सो इट वाज अ वेरी टफ सी स्विम एंड मेनी पीपल डिडंट कंप्लीट इट. आई फिनिश द स्विम, बट उसके बाद जब मैं साइकिलिंग कर रही थी ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर मैंने कर ली थी उस टाइम तक. तो मतलब आई वॉज ऑलरेडी इनटू 6-7 घंटे हो गए थे ऑफ बीइंग इनटू द इवेंट. एंड उस टाइम पर आई हैड एन एक्सीडेंट एंड आई जस्ट एक्सीडेंट मतलब कि इट वाज नॉट किसी ने आकर मुझे मारा. इट वाज आपको फोकस रहना होता है, आपका माइंड. दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग द माइंड एंड द मेंटल स्टेबिलिटी सो इम्पोर्टेंट. थोड़ा सा मेरा माइंड 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए कुछ झटका कुछ आया होगा माइंड में, मैं कुछ फोकस छोड़ बैठी एंड मेरी साइकिल अपने आप ही एक कोने में जाकर ना जैसे गैप पर उस पर टक्कर खाई एंड आई हैड एन एक्सीडेंट. सो आई कुड नॉट कंप्लीट दैट. बट तब से आज तक मेरे अभी माइंड में वो कीड़ा जरूर है कि अब मैं करूंगी फिर से, एक बारी तो जरूर करूंगी. सो आई सेट माई सेल्फ अ लॉन्ग टर्म गोल. आई नो कि एंड ऑल्सो जब आप एज करते हो तो आपकी बॉडी को रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. अगर मेरा लड़का भागता है 21 किलोमीटर आज, वो कल सुबह उठकर फिर से 10 किलोमीटर भाग सकता है. बट अगर मैं 21 की हाफ मैराथन भागूं तो मुझे हफ्ता लगता है फॉर माई बॉडी टू रिकवर बैक. सो आई नो एट माई एज आई नीड अ लॉन्ग टर्म गोल. तो अब मैं जब 60 साल की होंगी तो मैंने डिसाइड करा है कि एक बारी और मैं अटेम्प्ट ज़रूर करूँगी. सो हमें पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर पूरा करेंगे उसे. और ये जो आप बता रहे थे कि अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो इसके 2 पार्ट होते हैं. एक आपका हो गया फिजिकल, जो आपको जो भी ट्रेन करना है खुद को. दूसरा होता है आपका मेंटल. तो अगर हम लोग फिजिकल पार्ट की बात करें तो वो किस तरह की ट्रेनिंग, अगर किसी को, वैसे तो आई थिंक पर्सनल ट्रेनर की रिक्वायरमेंट होती होगी प्रोबेबली, अगर नहीं कोई अफोर्ड कर सकता है तो उनके लिए आपका सजेशन क्या है, किस तरह से करना चाहिए? ओके, सो इसमें फर्स्ट थिंग इज कि आपके अगर आप कोई इवेंट ऐसे करने की सोच रहे हो, बिकॉज इसका ट्रेनिंग बहुत लंबा चलता है, 6 महीने से 1 साल तो डेफिनेटली एक ट्रेनिंग पीरियड माना जाता है. उस टाइम वो भी तब शायद जो ऑलरेडी पहले से रनिंग वगैरह में होंगे. अगर कोई बिल्कुल ही कहीं कुछ नहीं कर रहा तो है अगर कोई बिल्कुल ही नहीं कुछ कर रहा है तो आई वुड डेफिनेटली एडवाइस कि पहले तो आप बेबी स्टेप्स लो. आप छोटी इवेंट करो, आप पहले हाफ मैराथन करो, आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रायथलॉन कर लो, जो एक्चुअली 2-2.5 घंटे वाली भी ट्रायथलॉन्स होती हैं. आप कुछ हल्का छोटा सा करो, फिर ग्रेजुअली आप आगे बढ़ो. So straight away to jump into a full Ironman, I would not suggest anybody to do it. It's not impossible. लोगों ने करा जरूर है, but I think it's not but it is not something I would advise. क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को इंजर भी कर सकते हो, बिकॉज आपने अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस इंड्योरेंस नहीं करी है तो आप स्ट्रेट अवे जाकर 17 घंटे नहीं कोई इवेंट कर सकते हो. सो यू मस्ट गो ग्रेजुअली. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकेंडली आई फील कि आपका एक ग्रुप होना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मेरे लिए मेरी फैमिली मेरा ग्रुप थी, ठीक है, बट कोई कंपेनियन ढूंढो जो कि
जरूरी नहीं कि ट्रायथलॉन कर रहा है, But बट आपका इवन interest, रनिंग पार्टनर हाँ, मिल जाए आपका आपको, interest आपको same जब आपको अपनी लॉन्ग रन्स करनी है, कोई आपके साथ हो, कोई आपको सुबह फोन करके बोल दे आज तो चलो भाई जाना है, हमें करने ही, आज हमारा संडे का दिन है, हमें लॉन्ग डिस्टेंस करना ही है आज, हाँ, वो है ना, आपको तो एक push आपके मिलता है माइंड में ना वो कोई थोड़ा आके। सा जो झिझक होती है, स्पेशली सर्दी के मौसम में, टू गेट आउट ऑफ अ क्विल्ट, वो आप ओवरकम करोगे अगर आपके पास एक ग्रुप Partner, है, कोई जिसको group है। पार्टनर हो या ग्रुप हो। सिमिलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कोच जरूर होना इंपॉर्टेंट है। हाँ, अदरवाइज इंजरी होने की पॉसिबिलिटीज होती एंड हैं। एंड इट इज जो ट्रेनिंग प्रोसेस है ये थोड़ा साइंटिफिक होता है, आपको कैसे बिल्ड करना है, कैसे आपको कंबाइन करना है, कौन से दिन क्या इवेंट्स करनी है। तो आज के दिन पर तो बहुत कोचेस हैं, जब मैं थी बहुत कम कोच थे, एंड आई हैड वन ऑफ द वेरी गुड कोचेस, ही हिमसेल्फ इज एन आयरनमैन, उन्होंने 32 टाइम्स करा है आयरनमैन, ही इज अ डॉक्टर, Okay, he is a 32। doctor, his name is Kaustubh, Dr. Kaustubh Radkar, पुणे में रहते हैं, That is and amazing, 32 yes, times। he has done 32 times, and so he gives you a, And what is age around, any idea? he is not very old, he's definitely not more than 35, तो बट वो एक साल में 3-4 भी कर लेते हैं, Okay, yeah, right? otherwise I thought कि yearly he's doing, then he must be। वो because now he is so attuned to it, so he was, I think he did his first when he was in college in America, तो उसके बाद एक साल में 1-2 कर लिए, कभी 3 कर लिए, so he's done it 32 times, so very good coach। so कोच का होना important है, because वो कोच, आप देखो आपको अपना होमवर्क करना है, ठीक है, बट जो पढ़ा रहा है वो कोई और है, यू कांट बी अ टीचर एंड अ स्टूडेंट एट द सेम टाइम, टीचर का रोल है टू गिव यू डायरेक्शन एंड टीच, तो दैट इज व्हाट अ कोच डज। ऑनलाइन कोचिंग भी होती है, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपका कोच दिल्ली में ही हो, इनफैक्ट दिल्ली में बहुत अच्छे कोचेस भी हैं, सो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अ कोच हु इज फिजिकली प्रेजेंट इन द सेम सिटी, बट ऑनलाइन कोचिंग होती है जिसमें वो आपको प्लानर देते हैं कि इस हफ्ता आपको ये करना है, फिर आप अपने आप वो इवेंट करते हो, जैसे एक दिन स्विमिंग है, एक दिन साइकिलिंग है, डिस्टेंस क्या है, कोई अलग अलग तरह के रन्स होते हैं, यू नो इंटरवल ट्रेनिंग होती है, टेम्पो रन होता है, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस रन होते हैं, अलग तरह के अलग टाइप्स के रन्स आपको हफ्ते में करने होते हैं टू रीच योर फाइनल गोल, चाहे आप आयरनमैन को सोचो या मैराथन की भी ट्रेनिंग सोचो, यू हैव टू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ रन्स, तो वो कोच आपको बताता है। एंड आज के दिन पर तो सबके पास स्मार्ट वॉच होती है, ठीक है, विच कनेक्ट्स टू एन ऐप, तो आपका कोच जहाँ भी बैठा हो, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, ही सीज योर डेटा एंड देन वो आपके अगले हफ्ते के लिए प्लान करेगा कि अच्छा इस हफ्ते अब आपका पीक हो गया है, अब नाउ आपका रेस्ट पीरियड शुरू है, तो आप इंटेंसिटी कम कर दो। सो आई पर्सनली फील अ कोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3 चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, स्विमिंग हो गया आपका, रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, चौथी चीज़ जो कि आपने कहा कि ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रायथलॉन का, वो है डाइट। तो डाइट में एक तो जिस टाइम पे आप इवेंट कर रहे हैं उस टाइम पे आपकी डाइट कैसे होती है, आप कितना खा पाते हैं और कितना कैसे आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन करना है, और आपको ये भी करना है कि आप ओवर ईटिंग भी ना हो जाए कि आप अपनी इवेंट को पूरा ना कर पाए। That's right. एक वो हो गया, और एक रूटीन में जब आप तैयार करते हैं और एक जब आप तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी ऐसे इवेंट के लिए, तो वहाँ पर फिर आप अपनी डाइट में किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? सो जो इवेंट डे न्यूट्रिशन होती है और जो ट्रेनिंग की न्यूट्रिशन होती है वो काफ़ी अलग होती है, बिकॉज इवेंट डे, जब क्या मैं इवेंट डे बोल रही हूँ एंड आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट, हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ 1 घंटे या 2 घंटे की इवेंट और इवन अ हाफ मैराथन। अगर आप हाफ मैराथन कर रहे हैं तो आपकी जो डाइट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और आपकी नॉर्मल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स बहुत सिमिलर होंगी, बट अगर हम कोई बहुत अल्ट्रा इवेंट की बात कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट की बात कर रहे हैं जो 2-3 घंटे से ज़्यादा हो, तो उसमें जो इवेंट की न्यूट्रिशन होती है वो अलग हो जाती है, ओनली फॉर द रीज़न दैट योर बॉडी कैनॉट डाइजेस्ट दैट मच। मतलब कि आप कहा जाता है आप बिटवीन 200 and 300 कैलोरी से ज़्यादा आप 1 घंटे में डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको उस हिसाब से जो भी आप खा रहे हो इवेंट डे पर, आपको ऐसी चीज़ें चाहिए जो पैक्ड विद एनर्जी हो, पैक्ड विद कैलोरीज हो, तो आप जनरली जेल्स होती हैं उनको कंज्यूम करते हो, आप
लिक्विड्स जो होते हो उसमें आपकी ज़रूरत इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, क्योंकि आप इतना स्वेट कर रहे हो तो आपकी बॉडी के सॉल्ट्स निकल रहे हैं, इसलिए आपके जो भी पानी आप पी रहे हो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आपको 1 घंटे में कितना पी सकते हो पानी, और ना ज़्यादा पी सकते हो ना कम पी सकते हो, इट इज़ बिल्कुल मेजर्ड इवेंट डे पर होता है। एंड आप इवेंट डे पर प्रोटीन नहीं खा सकते हो, बिकॉज प्रोटीन टेक्स लॉन्गर टू डाइजेस्ट। अगर मैं कोई प्रोटीन जैसी चीज़ खा लूँ तो मुझे गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस जैसे बोला जाता है वो हो सकता है ऑन अ लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट डे। तो इवेंट की न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी साइंटिफिक जनरली, एंड वेरी फोकस्ड विद द कैलोरीज दैट आप कितनी 1 घंटे में कितनी कैलोरीज आप रिप्लेनिश कर सकते हो, उस हिसाब से आप मैक्सिमम 50 to 60 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हो, जो कि ज़्यादा नहीं होता है, 50-60 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगेन कमिंग बैक टू इट, इज़ द डाइट व्हेन यू ट्रेन। बिकॉज जब आप ट्रेन कर रहे हो आपको हर दिन अपनी बॉडी की रिकवरी इम्पॉर्टेंट है। सो आपको बिल्कुल बैलेंस डाइट तो होती है, दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल। आपको प्रोटीन्स भी खाने हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी खाने हैं, आपको फैट्स भी खाने हैं। मैं पर्सनली आई डू नॉट बिलीव दैट आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट खानी होती है। आपको प्रोटीन्स की ज़रूरत है, बट मैंने कभी 10 अंडे नहीं खाए हैं दिन में, जैसे लोग बोलते हैं कि जी हमें 10 अंडे खाने होते हैं। आई हैड अ नॉर्मल बैलेंस डाइट, बट हाँ देयर वर सर्टेन थिंग्स जो हमें कॉन्शियस होना चाहिए। और जो लोग वेज हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि कई लोग हैं जो कि अंडा भी नहीं खाते हैं, तो उन लोग का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट फिर कैसे पूरा तो होगा? थोड़ा तो चैलेंज होता है। मेरा अपना लड़का इज़ अ वेजिटेरियन, राइट, तो ही ऑल्सो हैज़ अ चैलेंज, बट आई बिलीव कि हमारी जैसे इंडियन डाइट में जैसे दालें होती हैं, दाल चावल सब्जी, अगर आप खाओगे इट इज़ गुड इनफ। यस, आपको थोड़ी और चीज़ें अपनी डाइट में डालने की ज़रूरत है। लाइक फॉर आई यूज्ड टू ऑलवेज हैव, जैसे बीटरूट है, बीटरूट का जूस या बीटरूट इन एनी फॉर्म मैं हर दिन लेती थी जब मैं ट्रेन कर रही थी, बिकॉज बीटरूट इज़ गॉट सम वेरी गुड क्वालिटीज़, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपको आपके ब्लड के लिए अच्छा होता है टू एट द एंड ऑफ द डे आपकी एनर्जी कैसे आती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड हैज़ टू इंक्रीज, सो it is good for that aspect. और बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग आपको हर समय कुछ ना कुछ लेना होता है। व्हाट आई मीन टू से, अगर मैं लंबी साइकिलिंग के लिए जा रही हूँ तो बिफोर ट्रेन कभी मैं एम्प्टी स्टमक नहीं करती थी। लॉन्ग डिस्टेंस जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, बिफोर प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट बोथ डाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्रेनिंग। सो प्री वर्कआउट आपको ज़रूर चाहिए, उस टाइम पर कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट चाहिए, चाहे आप केला खाओ या आपको पसंद है तो आप जस्ट टोस्ट बटर और जैम भी खा लो, बट वो कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है प्री ट्रेनिंग। पोस्ट ट्रेनिंग में ज़रूर विद इन हाफ एन आवर आई वुड ऑलवेज हैव सम एग्स एंड माई टोस्ट, हैव अ मिल्क शेक केले के साथ। So pre and post training diet is very important when you go. Even आप gym जाते हो, forget about endurance events. Even people who go to gyms regularly, right? Even they should never compromise on a pre-workout and a post-workout diet. Another incident I remember, जब हम मनाली ले cycling कर रहे थे, and that time I met, हमारे कोई friend थी जिसको हम यहाँ मिले हुए थे, coincidentally वो भी मनाली में मिली। शी डिडंट रियलाइज कि मैं साइकिलिंग करके आई थी, ठीक है, एंड वो अपनी माउंटेनियरिंग करती है, वो अपने ट्रैक के लिए वहाँ थी और मैं वहाँ पहुँची थी आफ्टर साइकिलिंग फ्रॉम मनाली टू ले। तो हम जब मिले ले में कहीं पर इन द मार्केट प्लेस, तो शी वॉज वेरी सरप्राइज कि आप साइकिल करके आए हो, मतलब इतनी ज़्यादा साइकिलिंग करके आए हो। एंड शी टुक अ फोटोग्राफ विद मी। शी सेड मैं अपनी मदर को भेज रही हूँ, कि मेरी मदर इज़ ऑल्सो 50 years old एंड मेरी मदर थिंक्स दैट शी इज़ लिव्ड हर लाइफ। उनकी लाइफ ख़त्म हो गई है अब कहीं ना कहीं, मतलब कि अब वो मानती हैं कि एक्टिविटी लेवल्स
कम हो जानी चाहिए, आप वो ओल्ड एज की तरफ चल रही हैं. सो आई स्टिल रिमेंबर दैट गर्ल, शी टुक अ फोटोग्राफ एंड शी सेड आई वांट टू टेल माय मदर कि आपकी उम्र और उनकी उम्र एक ही है. आप भी तो साइकिल करके आए हो, तो व्हाई वुड समबडी फील के मुझे अब अपनी लाइफ को स्लो करने की जरूरत है. बिल्कुल. ये वैसे ही कुछ एग्जांपल हुआ, जैसे कि अभी पीछे हम लोगों ने देखा था मिलिंद सोमन की मदर एट द एज ऑफ 70 समथिंग, शी वाज रनिंग इन साड़ी, वेयरिंग शूज, एंड तो वो एक आइकॉनिक पिक्चर. वो अभी हम लोग भी घर में जब अपने से बड़ों को कभी बताते हैं तो दिखाते हैं कि देखिए ये आपकी एज के हैं और ऐसे कर सकते हैं, व्हाई नॉट यू. मतलब नॉट एग्जैक्टली सेम बट एटलीस्ट. बिल्कुल. आपने अभी पेरिस की ओलंपिक्स खत्म हुई, उसके बाद पैरा ओलंपिक्स हुई हैं, आपने देखे होंगे. मैंने तो आई स्पेंड मोर टाइम पैरालंपिक देखने के लिए than the Olympics because it was off to them. Exactly. It was amazing कि मतलब कि बिना हाथ के लड़की है I know. और वो आर्चरी कर रही है with her मतलब feet. ये सोचना भी अपने आप में आई थिंक ऐसा लगता है कि आप इवन सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते. Exactly. And साधारण लोग, you know, people from normal backgrounds, और कहीं ना कहीं वो मन में ठान लेते हैं कि हमें कुछ करना है, एंड दैट टेक्स देम फॉरवर्ड. इसमें एक जो थोड़ा सा हर्डल जहाँ पे आता है कि कई बार चूंकि वही नेग्लिजेंस की वजह से समझ लीजिए, या फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना ऑक्यूपाई होते हैं, तो मैं देखती हूँ कि कई बार 35-40 के आसपास तक आते थे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, पर्टिकुलरली नीज का इशू अगर हम लोग इंडियन वेमेन की बात करें. लेकिन फिर अगेन अब जब आपकी स्टोरी लोग देखते हैं या ऐसी दूसरी लोगों को देखते हैं जो इस तरह से कर रहे हैं, तो फिर एक इंस्पिरेशन आता है. बट अब यहाँ पर उनका फिजिकल चैलेंज आ जाता है कि भाई मेरे तो नी में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, नाउ आई कांट रन. तो उन लोगों के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि अगर करना चाहते हैं, अंदर में कहीं बहुत शिद्दत से मन है कि नहीं भाई करना तो है, लेकिन अब मेरी तो मतलब समझ रहे हैं बॉडी ही अलाउ नहीं कर रही है. तो अगर तो आपको कोई ऐसी चीज़ है विच डजंट अलाउ यू टू टेक ऑन अ स्पोर्ट, तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप करो. आप कुछ और कर सकते हो. अगर आपकी नीज में प्रॉब्लम है तो आप भाग नहीं सकते हो, बट आप स्विम कर सकते हो, राइट. यहाँ मेरे एग्जाम्पल में तो आप साइकिलिंग भी कर सकते हो, उसमें नीज पे कोई इशू नहीं आती है. सो अगर आपको कोई इंजरी, कोई क्रॉनिक ऐसी इंजरी है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप कुछ ऐसी चीज़ करो जो उस चीज़ को वर्स करे, क्योंकि आप अगर कुछ स्पोर्ट कर रहे हो, यू आर डूइंग इट फॉर बेटर हेल्थ एंड एन्जॉयमेंट. उसके इट शुड नॉट बी कि वो आपको 2 कदम पीछे कर दे इन योर हेल्थ स्टेटस. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप वो चीज़ मत करो, बट देयर आर 100 अदर ऑप्शंस जो आप चीज़ें कर सकते हो. सो एवरीबडी डजंट नीड टू बी डूइंग ट्रायथलॉन्स, एवरीवन डजंट नीड टू बी रनिंग. आप जैसे मैं बोल रही हूँ, आप स्विमिंग कर लो. स्विमिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस. और कोई चीज़ें होती है जिसके लिए आपको रिहैबिलिट कर सकते हो. आज के दिन पर मेरे नी में इंजरी है, राइट, बिकॉज नॉट कोई इंजरी जैसे कि मुझे कुछ एक्सीडेंट से इंजरी नहीं हुई, बट जनरल वेयर एंड टेयर से थोड़ी सी इशू मेरे नी में आई हुई है. और मेरी इनफैक्ट दिसंबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी. तो अब मैं 2 महीने से अपनी नी को रिहैबिलिटेट कर रही हूँ, ठीक है, जिस मीन्स मैं अभी भाग नहीं रही हूँ. कहीं ना कहीं आपको एक स्टेप बैक लेकर रियलाइन करने की जरूरत आ जाती है बहुत बारी. बट हाँ, मैं ये भी सोच सकती हूँ कि अब मेरी नी में प्रॉब्लम आ गई है तो अब तो खत्म होगी मेरी रनिंग. वो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ. सो आई एम डूइंग सम फिजियोथेरेपी, घर में रिहैबिलिटेशन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली आफ्टर आप ये मिडिल एज जैसे आप बोल रहे थे ना, उस टाइम पर हर व्यक्ति को, एवरी इंडिविजुअल, विमेन्स डेफिनेटली मच मोर, यू मस्ट डू सम बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूरत ये नहीं मतलब है कि आपको जिम जाकर वेट्स उठाने हैं. अपने आप बॉडी वेट्स होते हैं, मतलब बॉडी ही इज अ वेट, राइट. आप घर में बैठे एक्सरसाइजेस कर सकते हो. यू डू नॉट नीड टू पे एक्सपेंसिव मेंबरशिप्स एंड गो टू जिम्स एंड डू इट. घर में वेट वगैरह करने की बात आप कर रही हैं, या फिर किस तरह से अपनी बॉडी को जो आपने तय किया? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मीन्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब भी कोई भी रेजिस्टेंस होता है, तो अगर आप अपनी मूवमेंट उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट करो तो वो स्ट्रेंथ, बहुत सारे बैंड्स वगैरह भी आते हैं, बैंड से हो जाता है. आपको अगर कोर की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है तो ज़रूरी नहीं है कोई आपको फैंसी मशीन चाहिए. आप अपनी बॉडी को प्लैंक जैसे बोला जाता है, प्लैंक में रखोगे तो बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है ग्रेविटी से नीचे जाने की, बट यू हैव टू कीप योर बॉडी अप. तो वो रेजिस्टेंस के कारण स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाती है. इट्स एज सिंपल एज दैट. कोई भी चीज़ के अगेंस्ट अगर आप रेजिस्टेंस
ट्रेनिंग करोगे वो आपकी उस मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो आप घर में बैठे भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो। और आज तो with online access there's I know. everything, you can check anything online. Any I need to do strength training but I have a knee problem, आपको 10 exercises मिल जाएंगी जो आप कर सकते हो। So rehab, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, as long as वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक नहीं हुई है, आप उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हो, आप कोई और स्पोर्ट कर सकते हो, आप सिर्फ वॉक कर सकते हो। फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी, आप 1 घंटा ब्रिस्क वॉक कर लो इज as good as going twice a week for a run. So you don't have to go to Nehru Park and run. एजिंग के साथ तो ये होता है ना कि पहले तो आप वॉक कर रहे हैं या कोई भी स्पोर्ट्स में आप हैं तो हो जाता है, बट एजिंग के साथ होता है कि आपको तीनों करना है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको योगा भी करना है, वेट ट्रेनिंग की बात आप कर ही रहे हैं, और फिर ये जो आपका कार्डियो वगैरह आपको वो भी करना है। तो आई थिंक तीनों का कॉम्बिनेशन एब्सोल्युटली, और वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करना होता है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। यू कैन डू जस्ट, एंड योगा इज ब्रिलियंट, योगा इज ब्रिलियंट। मतलब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आपको आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी योगा में हो जाती है। सो बहुत ऑप्शंस हैं, अगर आप करना चाहो तो वर्ल्ड इज द लिमिट। तो अगर हम लोग साइकिलिंग की बात करें और खासकर जॉगिंग की बात करें, दोनों चीज़ों के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि अगर आप जॉगिंग, पर्टिकुलरली अगर आप ट्रेडमिल पे कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपके नीज़ को एक डैमेज होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी होती है, और इसीलिए अगर आप नॉर्मल कहीं पर पार्क में जाके करते हैं तो वो बेटर है, ऐसा कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक लाइक दैट। एंड दूसरा है कि साइकिलिंग को लेके भी कई बार लोगों के मन में होता है कि कहीं इससे घुटने खराब ना हो जाएं, तो ये दोनों ही बातें कितनी सही हैं? सो भागने की, रनिंग की बात कही जाए तो डेफिनेटली अगर आप सॉफ्ट ग्राउंड पर रन करो, कोई पार्क में रन करो या और रोड पे रन करो, दोनों में फ़र्क ज़रूर होता है। एवरी टाइम जब आप आप स्ट्राइड लेते हो, तब आपका जो बॉडी वेट है उसके 3 टाइम्स लोड आपके नी पर आता है। सो इफ़ आई एम लेट्स से 60 kgs, 180 kg का वेट आपके नी पर आता है एवरी टाइम व्हेन यू टेक दैट रनिंग स्ट्राइड, राइट? तो सॉफ्ट सरफेस पर रन करना ज़रूर बेहतरीन होता है। फाइनली आपको रोड पर, आपको कोई इवेंट करनी है तो रोड पर जाना ही पड़ेगा, बट इफ यू हैव एन ऑप्शन, आप जरूर, इट इज बेटर यू रन ऑन अ सॉफ्ट सरफेस। और ट्रेडमिल, सी एवरीवन कांट रन ऑन अ सॉफ्ट सरफेस। आप कहीं रह रहे हो, आप उतरो, आपके नीचे रोड है, तो आप कहाँ जाओगे सॉफ्ट सरफेस ढूंढने के लिए? सो ट्रेडमिल पर अगर ऑप्शन नहीं है आप भागिए, बट प्लीज डू योर, अगेन इट कम्स डाउन टू प्लीज डू योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जब हम बोलते हैं ना नीज में प्रॉब्लम आ जाती है, नीज में उसके आसपास एक्चुअली कभी भी किसी को नी में अगर प्रॉब्लम हो तो व्हाट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम इज आपकी जो मसल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर हिप्स टू योर कॉर्ड्स एंड योर हैमस्ट्रिंग, वो मसल के इम्बैलेंस के कारण नी में प्रेशर ज्यादा डलता है। तो अगर आप रोड पर भाग रहे हो तो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है टू इंश्योर कि आप अपनी क्वाड्रिसेप्स, अपने हैमस्ट्रिंग, अपने ग्लूट मसल्स सबकी एंड काफ मसल्स की ट्रेनिंग उतनी ज्यादा करो। बिकॉज अगर आपके मसल्स आर वेल ट्रेन्ड, हैव बीन बिल्ट प्रॉपरली, आर स्ट्रॉन्ग, देन आपका नी पर प्रेशर कम पड़ेगा। सो इट इज ऑन, यू मस्ट मतलब अंडरलाइन है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको करनी है। और लोग 80-80 साल के भी होते हैं, उनको नी में प्रॉब्लम नहीं होती है, भाग रहे होते हैं, पूरी जिंदगी भागी है, कुछ तो उन्होंने ठीक करा होगा, और वो डिफरेंस इज जस्ट द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करोगे और आप रोड पर ही भागते रहोगे तो चांसेस है आपके नी में प्रॉब्लम आएगी। सो प्लीज फोकस ऑन इंश्योरिंग कि आप अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। इफ यू आर अ रेगुलर रोड रनर कि आप जी 3-4-5 बार हफ्ते में भाग रहे हो ऑन अ रोड, तो यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। दैट इज अबाउट रनिंग। कमिंग टू साइकिलिंग, तो ये बिल्कुल गलत बात है। साइकिलिंग इज नॉट एट ऑल हार्मफुल फॉर द नीज। आज के दिन पर मैं रिहैब कर रही हूँ अपनी, राइट? मुझे अपने फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला है जितनी साइकिलिंग करनी करो, जितनी स्विमिंग करनी है करो। सो साइकिलिंग इज नॉट बैड ऑन द नी। अगर आपकी बाइक में, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, अगर आपकी बाइक की जो पोजीशन है सैडल की,
जिस पर आप बैठते हो, राइट? अगर सैडल हाइट गलत है तो आपको नी में पेन आएगी और आपको बैक में भी पेन आएगी। देयर टू बहुत सिंपल होता है, बाइक फिट होता है उसको बोला जाता है। तो बहुत टाइम जब मैं गाड़ी में जा रही हूँ, आई सी सम साइक्लिस्ट और वो उनका जो सैडल है बहुत नीचे होता है और फिर उनकी टांगे ना ऐसे करके अलग अलग बाहर की तरफ से जा रही होती है। आई कीप ऑन थिंकिंग मुझे रोक कर उसको बोलना चाहिए कि अपनी सैडल हाइट इंक्रीज कर दो तो आपकी नी, आपका जो मूवमेंट है वो बेटर हो जाएगा आपकी जॉइंट्स के लिए। सो दैट इज ओनली अ टेक्निकल थिंग ऑफ अ सैडल हाइट। यहाँ जैसे सैडल होती है वो आगे या पीछे होती है, आप कितना स्ट्रेच करो व्हेन यू आर ऑन द बाइक। आप ज्यादा पोजीशन पे स्ट्रेच करोगे तो आपको बैक में भी पेन आएगी। सो ये तो बहुत सिंपल एडजस्टमेंट की चीज होती है एंड साइकिलिंग इज नॉट बैड फॉर द नी, इट इज अ नोन फैक्ट। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि साइकिलिंग इज बैड फॉर द नी, इट इज नॉट सो। इफ यू cycle in the wrong way, it will be bad for your knee. If you run in the wrong way, it will be bad for your knee. So you just have to be careful about एक तो the body when it comes to your strength training, and when it is cycling, it is only a question of a proper bike fit. थोड़ा सा आपको उसका थोड़ा टेक्निकल होता है, but you can get that information anywhere. ऑल द बेस्ट फॉर योर गोल्स एंड वी आर प्रीटी श्योर कि आप ये अभी तक जितना कुछ अचीव किया है तो जो आपके फ्यूचर के प्लान्स है वो भी आप ज़रूर अचीव करेंगे। तो ये थी अंजू खोसला जिनकी जर्नी अपने आप में एक मिसाल है, हम सब के लिए इंस्पिरेशन है, खासकर मिड एज वेमेन जब उनको लगता है कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म होने की तरफ है, खासकर हेल्थ के इशूज़ शुरू हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अंजू जी की स्टोरी देख करके वो इंस्पिरेशन उनको मिल सकती है और वो जो करना चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में वो ज़रूर हासिल कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।